हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा भूकंप, जो कि नेट के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, पीजीटी के लिए, यानी लगभग वे सभी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं भूकंप की। फ्रेंड्स, सबसे पहले भूकंप क्या होता है? भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन, यानी भूमि की जो ऊपरी परत है उसमें होने वाला कंपन है वो भूकंप कहलाता है। ये भूकंप कई प्रकार का होता है। हमें जैसे कि हम धरातल पर पैर भी मारते हैं तो हल्का सा कंपन है वो महसूस होता है। छत पर ये महसूस होने की जो तीव्रता है वो थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कंपन हो वो भूकंप कहलाता है। असर होता है उसकी तीव्रता से। जितना तीव्र भूकंप होगा उतना ही ज्यादा प्रभाव है वो डालेगा, यानी जितना ज्यादा तीव्र भूकंप आएगा उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं भूकंप होता क्या है। यानी भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन है वो भूकंप कहलाता है, यानी भूमि की ऊपरी परत में किसी भी प्रकार का कंपन हो। अब ये भूकंप उत्पन्न कैसे होता है? जैसे कोई भी कारण रहता है जिसकी वजह से किसी स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कंपन उत्पन्न होता है। कारण क्या है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो मान लो ये भूमि का वह भाग है जिससे भूकंप उत्पन्न होता है, यानी जहां से कंपन उत्पन्न हुआ है, जो कि भूमि पर गहराई में स्थित है। इस स्थान को कहते हैं अवकेंद्र भूकंप मूल या उद्गम केंद्र। तो वह स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अवकेंद्र भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है कि अवकेंद्र भूकंप मूल और उद्गम केंद्र तीनों एक ही होते हैं, और यह भूगर्भ के इस स्थान से ऊपर की ओर तरंगें प्रवाहित होती है। तो ये विभिन्न भागों में प्रवाहित होती रहती है। यह तरंग सबसे पहले पृथ्वी के जिस भाग पर, यानी भूपृष्ठ के जिस भाग पर पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप ये तरंग धरातल के जिस भाग पर सबसे पहले पहुंचती है उसे उद्गम, जो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल से ठीक 90 डिग्री ऊपर स्थित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, भूकंप मूल के 90 डिग्री ऊपर स्थित होता है वह होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर ही सबसे तीव्र भूकंप आता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे तीव्र भूकंप आता है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर जाते हैं भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अवकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है। अवकेंद्र उद्गम केंद्र होता है, जबकि अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। इन दोनों में अंतर रखना जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज है वो इसी के अंदर होते हैं। अब ये जो मूल है, इस मूल पर जो कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन के कारण क्या है वो पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति के कारण सबसे पहला कारण है भ्रंशन। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण भ्रंशन है। भ्रंश होता क्या है? पृथ्वी में संपीड़न और दबाव की प्रक्रिया चलती रहती है। संपीड़न लगता है, दबाव, संपीड़न दबाव। तो इसकी वजह से क्या होता है, धरातल की कुछ चट्टानें नीचे धंस जाती है, उसे कहते हैं भ्रंश। अब मान लीजिए धरातल के ये हिस्से हैं वह नीचे धंस जाते हैं, तो इसके नीचे धंसने से तीव्रता से कंपन होता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भूकंप महसूस किया जाता है। तो सबसे पहला कारण है भ्रंशन। दूसरा कारण है ज्वालामुखी क्रिया। फ्रेंड्स, धरातल से जब लावा बाहर निकलता है तो वह अपनी स्थिति के अनुसार, ज्वालामुखी शंकु के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रक्रिया से बाहर आता है। कहीं कहीं पर शांत रूप से बाहर आता है, तो कहीं पर तीव्र विस्फोट के साथ बाहर आता है। तो विस्फोट के साथ, जैसे एटना इटली का यहाँ पर तीव्र गति से, यानी विस्फोट के साथ है वो लावा बाहर आता है, जिससे जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है तो तीव्र विस्फोट होता है। ऐसे इंडोनेशिया क्राकटोआ है, तो यहाँ पर इस भूकंप के कारण कई किलोमीटर तक, ज्वालामुखी के कारण कई किलोमीटर तक कंपन होता है। जलीय भार। फ्रेंड्स, जलीय भार के कारण भी भूकंप आता है। क्या होता है?
मान लीजिए यह समतल धरातल है, दोनों तरफ वजन बराबर। मानव ने क्या किया, अपने आवश्यकता के लिए यहाँ पर बड़ा सा बांध बना दिया, बांध में जल भरा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जल से भरने के कारण यहाँ पर पृथ्वी पर दाब या भार है वो बढ़ेगा। इस स्थान की बजाय यहाँ पर दाब है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी ये कौन सा भार कहलाएगा, जलीय भार। तो यह चित्र अपने आप को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा है वो कंपन उत्पन्न करेगा। ऐसा ही दिसंबर सन 1967 को महाराष्ट्र के कोयना में भूकंप आया था, कोयना बांध के कारण। तो कोयना बांध के कारण कोयना में भूकंप आया था 1967, जिसका मुख्य कारण है जलीय भार। ध्यान रखिएगा। भूपटल का संकुचन, डाना जेफ्रे ब्यूमाउंट, इनका एक मत है कि जैसे जैसे धरातल से जो उष्मा की तरंगे बाहर निकल रही है, यानी पृथ्वी ठंडी हो रही है, ठंडी होने के कारण धरातल सिकुड़ रहा है। तो जैसे ही उष्मा की तरंगे धरातल से बाहर निकल रही है, धरातल क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और सिकुड़ने की वजह से जो पृथ्वी का आकार है वो छोटा यानी संकुचित हो रही है। इसके कारण कई स्थानों पर कंपन है वो आता है। तो ऐसा मत दिया है डाना जेफ्रे ब्यूमाउंट। ये हमें ध्यान में रखना है। समस्थिति समायोजन, फ्रेंड्स, जितनी भी मानवीय क्रियाएं की जा रही है उन मानवीय क्रियाओं से पृथ्वी पर असमायोजन उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने यही पढ़ा जलीय भार के कारण। यहाँ पर जलीय भार ने लेकर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा कारण, मैं आपको समस्थिति समझाता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए पर्वतीय भाग है यानी पहाड़ है, यहाँ पर समतल धरातल है। तो समायोजन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ऊंचे भाग है उनका घनत्व कम होता है, जबकि नीचे भाग है उनका घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन मानव ने क्या किया, इन पहाड़ों को यहाँ से तोड़ा और यहाँ पर क्या बना ली, बिल्डिंग। यहाँ पर भार हटा, यहाँ पर भार बढ़ा। अब पृथ्वी अपने आप को क्या करेगी, समायोजित, कंपन होगा। ये भार इधर आएगा किसी ना किसी प्रकार, तब ये समायोजित होगी। तो ऐसा कंपन है वो समस्थिति समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, ये एफएस रीड, प्रोफेसर एफएस रीड द्वारा दिया गया है। काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। तो एफएस रीड ने इसे दिया है। तो इन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो भूभाग है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत, यानी कि जो भूभाग है उसमें चट्टानें रबड़ की तरह खींचती है। यानी रबड़ को हम क्या करेंगे, खींचेंगे तो रबड़ खींचा जाएगा, तो रबड़ की तरह चट्टानें क्या होगी, खींची जाएगी। उसके बाद क्या होगा, खींचने के बाद रबड़ को खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे, क्या होगा, टूट जाएगा। तो वैसे ही चट्टानें क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटने के बाद रबड़ क्या होता है, अपना स्थान सेट करता है, यानी वहां से हट जाता है। वैसे ही चट्टानें भी क्या होती है, हट जाती है। तो इस क्रिया के कारण कंपन होता है, जिससे भूकंप आता है। यानी प्रोफेसर एफ एस रीड के अनुसार तनाव के कारण शक्ति जनित भूकंप आते हैं। तो प्रोफेसर एफ एस रीड प्रत्यास्थ पुनः संचलन के सिद्धांत में बताते हैं कि भूकंप है वो तनाव के कारण आते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, फ्रेंड्स आगे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है, धरातल के अंदर कुछ प्लेटें मानी गई है, जिनमें 7 मुख्य मानी गई है, कुछ गौण मानी गई है। ये प्लेटें अपनी गति करती रहती है और इसी गति से धरातल के ऊपरी भाग में कंपन होता है। गति में जब क्या होता है, 2 प्लेटें टकराती है तब कंपन आता है। तो ऐसी स्थिति के कारण कंपन है वो उत्पन्न होता है। मानवीय कारण, मान लीजिए कहीं पर विस्फोट किया जा रहा है, कहीं पर तेल निकालने के लिए छिद्रण हो रहा है, कहीं पर आणविक परीक्षण किया जा रहा है, तो ये सभी कारण है भूकंप के। जैसे कि भारत में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसका कंपन है वो काफी दूर तक, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की सीमावर्ती हिस्सों तक है वो महसूस किए गए थे। तो ये भूकंप है वो कारण रहते हैं। अन्य कारण जैसे धरातल में गैस का फैलाव हो जाता है, उसके बाद गैस है धरातल को तोड़कर बाहर आती है, भूस्खलन हो जाता है जिसकी वजह से भी भूकंप आता है। समुद्र तट पर
जो भृगु वगैरह होते हैं, चट्टाने होते हैं, वो टूटती है, नीचे गिरती है, जिसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया, जलीय भार, भूपटल का संकुचन, समस्थिति समायोजन, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन, प्लेट विवर्तनिकी, मानवीय कारण और अन्य कारण, ये सभी कारण है जो कि भूकंप के आने के मुख्य कारण है। तो ये हमें ध्यान में रखने हैं भूकंप आने के कारणों के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हैं वो हमें भूकंप के कारणों के अंतर्गत है, वो ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप का वर्गीकरण, तो भूकंप है उसके मुख्यतः तीन है वो प्रकार है: कृत्रिम भूकंप, प्राकृतिक भूकंप और स्थिति के अनुसार। कृत्रिम भूकंप, कृत्रिम भूकंप वह भूकंप होता है जो कि मानवीय कारणों या कृत्रिम कारणों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे खनन, किसी स्थान पर खनिज को निकाला जा रहा है तो वहां पर उस खनिज को तोड़ने के लिए विस्फोट किए जाते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। परमाणु विस्फोट एवं आणविक प्रक्रिया, इन दोनों ही कारणों से भूकंप है, यानी आसपास के स्थानों पर आणविक परीक्षण में तो दूर दूर तक है वो कंपन होता है। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक ज्वालामुखीकृत भूकंप, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है। विवर्तनिकी भूकंप, विवर्तनिकी की भी चर्चा की थी, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप आता है। संतुलन मूलक, यानी एक स्थान से भार हटा है दूसरे स्थान पर बढ़ा है, जिसकी वजह से भी भूकंप आता है, जिसे हम समस्थिति समायोजन कहते हैं। प्लूटोनिक भूकंप, तो यानी ये भूकंप के मुख्य कारण है, जिन जिन कारणों के कारण भूकंप आता है। तो भूकंप के प्लूटोनिक भूकंप होता है पातालीय। क्या होता है? पाताल के अंतर्गत काफी सारी ऐसी क्रियाएं, यानी भूमि के धरातल के अंतर्गत है वो कैसी क्रियाएं होती है, चट्टानों की वजह से, गैस की वजह से, जिसकी वजह से भूकंप आता है, उसे पातालीय या प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। स्थिति के अनुसार, यानी स्थलीय भाग पर भूकंप आते हैं तो उसे स्थलिक भूकंप कहते हैं या स्थलीय भूकंप कहते हैं, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर स्थित होते हैं। जबकि समुद्र में भूकंप आते हैं उन्हें सामुद्रिक भूकंप कहते हैं। जैसे सुनामी आई थी मार्च 2011 में, इससे पहले भारत में 2004 में आई थी, तो ये सामुद्रिक भूकंप है वो कहलाते हैं। तो ये कारक है, कारण है वो आपको सिर्फ ध्यान रखने हैं कैसे है भूकंप का वर्गीकरण, कारण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भूकंपीय तरंगे, फ्रेंड्स, पृथ्वी की उत्पत्ति या हमने आंतरिक संरचना के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया था भूकंपीय तरंगों के बारे में, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। भूकंपीय तरंगे हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहली है जो है धरातल के अंदरी भाग से उत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं आंतरिक तरंगे, या फिर P और S में उनको विभाजित किया गया है। P का मतलब होता है प्राथमिक तरंगे, जो कि जल, स्थल एवं वायु यानी गैस तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है। S तरंग है वो S तरंग केवल जल और स्थल से, जल से नहीं गुजर सकती, स्थल और वायु से गुजर सकती है, गैस से। L तरंगे हैं वो धरातलीय तरंग कहलाती है, जो कि सबसे खतरनाक होती है। इन तीनों तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, पिछला ही वीडियो देखेंगे जो कि हमने पिछले बार पढ़ा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है पूरा। PG और SG ये तरंगे हैं, इनकी खोज की गई थी क्रोएशिया, यूगोस्लाविया में जो भूकंप आया था 1909 में, उसमें इसकी खोज की गई थी। P* और PS ये ऑस्ट्रिया में भूकंप आया था 1923 में, जिसे 1932 में जो कोनार्ड है उसने समझाया था। तो ये भूकंपीय तरंगे हैं जिसके आधार पर भूकंप आते हैं। ये भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी आइए देखते हैं, हम पिछला वीडियो देखते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, भूकंपीय तरंगे तीन होती है जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहली होती है भूगर्भिक तरंगे, यानी वे तरंगे जो भूमि के आंतरिक भाग से बाहरी भाग तक आती है। इसमें दो है, एक है P और दूसरी है S। P और S। फिर होती है धरातलीय तरंगे जिसमें है L। तो अपने को ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि धरातलीय तरंग कौन सी है, तो L, और ये पूछ लिया जाए भूगर्भीय तरंग कौन सी है, तो P और L। यानी भूकंपीय तरंगों को तीन भागों में, जो तीन भूकंपीय तरंगे हैं उन्हें तरंग के नाम के आधार पर तीन भाग है, जबकि उत्पत्ति के आधार पर उसके दो ही प्रकार हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं P की।
पी को कहते हैं प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक तरंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आती है वही प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे होती है। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे ही धरातल पर आती है। तो इनकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी ये 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से है वो धरातल पर पहुंचती है। इसमें बीच में कोई बाधा नहीं आती, चाहे वो जल आए, चाहे वो वायु आए या गैस आए, चाहे वो ठोस आए, यानी तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। हाँ, ये जरूरी है कि ठोस जितना होगा उतनी ये तेजी से गुजरेगी, लेकिन कोई माध्यम इसे रोक नहीं सकता, ये तीनों माध्यम से गुजर सकती है। जो पी तरंगे होती है वह अनुदैर्घ्य होती है, यानी ध्वनि की तरंगों के समान, और जिस भाग से भी ये गुजरती है या तो संकुचन या फैलाव, यानी संकुचन उत्पन्न करती है या फैलाव। ध्यान रखिएगा, पूछा होता है कि कौन सी तरंगे संकुचन या फैलाव उत्पन्न करती है, तो पी तरंगे संकुचन या फैलाव उत्पन्न करती है। तो जहां से भी ये गुजरती है, यदि संकुचन होता है तो संपीड़ित हो जाती हैं चीजें, सिकुड़ जाती है, टूट जाती है, और यदि फैलाव होता है तो चीजें बिखर जाती है। तो संकुचन एवं फैलाव है वो पी की वजह से ही होता है। इनकी गति ठोस में अधिक होती है, मैं आपको बता ही चुका हूं, और यह ठोस के घनत्व और प्रत्यास्था पर ही निर्भर करती है, यानी ठोस का घनत्व ज्यादा होगा तो इसकी गति भी तेज होगी। यह हमें पी तरंगों के बारे में ध्यान में रखना है। पी तरंगों के बारे में, उसकी गति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये क्या प्रभाव डालती है। तो जहां से भी गुजरती है वह संकुचन एवं फैलाव उत्पन्न कर देती है। इसके बाद आती है एस तरंगे। जैसे ही पी तरंगे आती है उसके बाद आती है एस तरंगे। तो एस तरंगों की गति है वो है 7 से 8.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी प्राथमिक तरंगों से इसकी गति कम होती है। यह प्रकाश की तरंगों के समान होती है, यानी अनुप्रस्थ होती है। हमसे पूछ लिया जाए अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, तो एस तरंगे है वो अनुप्रस्थ होती है, पी तरंगे है वो अनुदैर्घ्य होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है एस, इसलिए ये जहां से भी गुजरती है वहां समकोण पे कंपन करती है, और समकोण पे कंपन करेगी तो क्या होगा, या तो किसी चीज को ऊपर उठा देगी यानी उभार बना देगी, या फिर नीचे बिठा देगी। तो यह समकोण पे गति करती है, जिसकी वजह से जहां से भी गुजरती है वहां या तो गर्त बना देती है या उभार बना देती है। इस तरंगों की सबसे खास विशेषता के कारण ही हमें पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी मिली है। हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी के अंतरतम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो एस तरंगी है, क्योंकि ओल्डहम महोदय थे, उन्होंने 1909 में एक तथ्य बताया था। क्या बताया था कि एस तरंगे 103 डिग्री पर दुर्बल हो जाती है, 103 डिग्री पर यह कमजोर हो जाती है, और 120 डिग्री पर यह लुप्त हो जाती है। ऐसा लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर क्या होता है, 103 डिग्री पर तो एस तरंगे है वो दुर्बल, और 120 डिग्री पर लुप्त। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगे तरल भाग से नहीं गुजर सकती। इसका मतलब 2900 किलोमीटर के आसपास का जो धरातल है वह कैसा है, तरल। तो यही तरंगे हैं जिसके कारण हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ पाए हैं, और इसी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है, जिस छाया क्षेत्र के अंतर्गत जो है तरलीय भाग विद्यमान रहता है। ये भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में छाया क्षेत्र क्या होता है। तीसरी तरंगे है एल तरंगे। एल तरंगे है वो धरातलीय तरंगे है, और पी और एस के बाद आती है, धीरे 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 आती है, लेकिन जितनी धीरे आती है उतनी ही खतरनाक होती है। इसकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फ्रेंड्स ये काफी धीरे धीरे आती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। जमीनें फट जाती है, इमारतें गिर जाती है, ये सभी एल तरंगों के कारण ही होता है, जिसकी खोज है वो HD लव ने की थी। इसका संचरण केवल धरातल पर होता है, गहराई के साथ यह समाप्त होती जाती है, धरातल पर ही होता है, इसीलिए एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं। और ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की
रफ्तार से आती है, एक के बाद एक आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितनी धीरे आएगी उतना ही खतरनाक विनाश करेगी। तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे है। तो ये 3 भूकंपीय तरंगे हैं जिसमें एस के कारण हमें पता चलता है कि ये तरंगे हैं वो तरल से नहीं गुजर सकती, यानी पृथ्वी का कोई भाग तरल है। 120 डिग्री के पास 2900 किलोमीटर के आसपास लुप्त हो जाती है, यानी वहीं पर तरल भाग मौजूद है। तो आपको पूछा जाए कि बताइए भूकंपीय कौन सी तरंग है जो कि भूकंप के स्रोत के रूप में आंतरिक भाग के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देती है, तो एस तरंग। तो फ्रेंड्स, इन तरंगों के बारे में भी कुछ तरंगे हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। पी तरंगे के अलावा पी स्टार और पी जी तरंगे होती है, और एस के बाद एस स्टार और एस जी तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, गति के आधार पर बता रहा हूं। पी की गति ज्यादा होती है, पी स्टार की कम, और पी जी की पी स्टार से भी कम। पी जी के बाद एस की गति से कम होती है एस स्टार की गति, और एस स्टार की गति से कम होती है एस जी की गति। तो कई बार क्रम पूछा जाता है, बताइए पी स्टार और पी जी में से मध्य में कौन सी है, यानी गति मध्य में कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है पी स्टार की गति मध्य में है। पी जी और एस जी की जो खोज है वो क्रोएशिया का भूकंप आया था 1909 में। अपने को ध्यान में रखना है कि पी जी और एस जी की खोज है वो क्रोएशिया के भूकंप में की गई थी 1909 में। 1909 में क्रोएशिया का भूकंप आया था, 1909 में आया था। उसमें यह बताया गया था कि ये तरंगी है जो पी और एस के बीच है और एस और एल के बीच है, तो पी जी एस जी। जबकि पी स्टार और एस स्टार की खोज है वो ऑस्ट्रेलिया के भूकंप में की गई थी 1923 में, और 1932 में इसके बारे में बताया गया था। 1923 में इसके संदर्भ में खोजें की गई थी। तो ये भूकंपीय तरंगे होती है पी एस एल। तो इसके आधार पर ही पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत क्या होता है, एक भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र भूकंप का वह भाग होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे है वो हमें महसूस नहीं होती है। अब हम पता करते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में। भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो क्षेत्र होता है जहां कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती, यानी भूकंप मापी पर जिस क्षेत्र में कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वो किसी दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि भूकंप का अधिकेंद्र है वो एक नहीं होता। अधिकेंद्र है वो अवकेंद्र से ठीक 90 डिग्री के ऊपर स्थित होता है, और यह भिन्न भिन्न भूकंप जो केंद्र होते हैं उसका छाया क्षेत्र भी अलग अलग होता है। यह भूकंप जो अधिकेंद्र है उससे 105 और 145 डिग्री के बीच होता है, यानी 105 से 145 डिग्री के बीच होता है। एनसीईआरटी में इसे 105 से 140 दे रखा है, लेकिन कॉलेज लेवल की किताबें हैं जो एथेंटिक बुक है उसमें 105 और 145 के बीच ही दे रखा है, यानी लगभग 40 डिग्री का होता है। एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो 40 डिग्री से भी बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों का होता है। कारण ये रहता है कि एस तरंगे जल से अंदर से नहीं गुजर पाती। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं भूकंप के क्षेत्र। भूकंप के क्षेत्र जो है हमारी पृथ्वी पर जहां पर भी भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है परिप्रशांत पेटी। सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है परिप्रशांत पेटी। दूसरा जो है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा जो है वो है मध्य अटलांटिक कटक। यानी ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परिप्रशांतीय पेटी। फ्रेंड्स, भूकंप का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो परिप्रशांतीय पेटी है। यहां पर प्रशांत महासागर है, यहां पर भी प्रशांत महासागर है। फ्रेंड्स, ये हिस्सा और ये हिस्सा परस्पर है वो जुड़े हुए हैं। इनके बीच में जो छोटा सा जो क्षेत्र आता है जिनके माध्यम से ये अलग होते हैं, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यानी यहां से
ये हिस्सा और यहां से ये हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। ये पूरा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है जिसे परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी परिप्रशांत सागरीय पेटी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह पेटी सबसे बड़ी पेटी है। ये सबसे बड़ी भूकंप पेटी है जो 2/3 भाग या फिर 63% क्षेत्र, कुल भूकंप जो आते हैं, कुल भूकंप के 2/3 भूकंप या फिर लगभग 63% जो भूकंपीय क्षेत्र है पृथ्वी के, वो इसी भाग में मौजूद है। तो परिप्रशांत पेटी विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, यह पेटी कुल भूकंपीय क्षेत्र में लगभग 63% भाग पर फैली हुई है। यानी दुनिया के 63% भूकंप है वो इसी भाग में आते हैं, जो कि कुल भूकंप का लगभग 2/3 है। यह हमें ध्यान में रखना है। तीसरा हमें ध्यान में रखना है कि ये भूकंपीय पेटी है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है। प्रशांत महासागर के चारों ओर किनारों पर फैली हुई है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स ये जो क्षेत्र है यह प्लेटों के विनाशात्मक किनारे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी काफी क्रिया होती है। तो पर्वत निर्माण एवं ज्वालामुखी विस्फोट जैसी काफी प्रक्रिया होती है, जिसका मुख्य कारण है प्लेटों के विनाशात्मक किनारे, और यही कारण है कि यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप है वो आते हैं। दूसरा, यह सागर और स्थल का मिलन क्षेत्र भी है। सागर और स्थल का मिलन क्षेत्र भी है। यहाँ पर नवीन वलित क्षेत्र है और ज्वालामुखी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या आता है, ये नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र आता है इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ पर है जापान, तो जापान आता है। ये प्रायद्वीपीय भाग है वो एशिया का आता है। ताइवान आता है, फिलीपींस आता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एशियाई जो द्वीप है वो आते हैं। ये कमचटका प्रायद्वीप से पूर्वी एशिया का द्वीप आता है, क्यूराइल आता है, जापान आता है, ताइवान आता है, फिलीपींस आता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है, जो कि परिप्रशांत पेटी के नाम से जानी जाती है। ये स्थिति अपन देख सकते हैं। अत्यधिक ज्वालामुखी क्षेत्रों के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। दूसरी जो पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय पेटी कहने का कारण ये है क्योंकि ज्यादातर भूकंप क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के चारों ओर पाए जाते हैं, यानी ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो या तो भ्रंशन के कारण आते हैं, यानी भ्रंश, या तो भ्रंश के कारण आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में, या फिर संतुलन मूलक भूकंप आते हैं, संतुलन मूलक या फिर भ्रंश के कारण। हमारा जो भारत है वो भारत भी इसी पेटी के अंदर मौजूद है। हिमालय प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है यानी हिमालय का जो भाग है, एक तो भारत के अंदर वो ये वाला हिस्सा हिमालय, तिब्बत का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो इसमें है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र वो इसमें ही आता है। इसके अलावा इटली, यहाँ पर इटली है जो कि भूमध्य सागर में 3 ओर से घिरा हुआ है, इटली है। इटली के अलावा एशिया का माइनर है हिंदुकुश पर्वत है, यानी हिमालय के निकट माइनर होगा हिंदुकुश पर्वत, हिमालय है। इसके अलावा म्यांमार का कुछ क्षेत्र है और आल्पस पर्वत है, और आल्पस पर्वत है। तो ये सारे क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भूकंपीय क्षेत्र महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तीसरा आता है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। फ्रेंड्स, अटलांटिक के महासागर है वो एस के आकार का है, और यहाँ पर ही एस के आकार का कटक है वो पाया जाता है। आपको ये बताना है, ये प्रश्न है आपका, ध्यान रखिए। एस के आकार का जो कटक है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। काफी कॉमन प्रश्न है। तो एस के आकार का जो कटक पाया जाता है, इसी कटक के सहारे भूकंपीय क्षेत्र है वो मौजूद है। इसीलिए इसको मध्य अटलांटिक
जो पेटी है वो कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक पेटी। इसकी एक शाखा नील नदी घाटी से होकर अफ्रीका की दरार घाटी तक जाती है। नील नदी घाटी जो कि अफ्रीका में मौजूद है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका मुख्य कारण है रूपांतरण भ्रष्ट के कारण। फ्रेंड्स, ये जो भाग है यह रचनात्मक किनारों पर स्थित है, यानी यहाँ पर नए भूभाग की रचना होती है। प्लेटें ऐसे खिसकती है एक दूसरे के विपरीत, तो इसलिए यहाँ पर भूकंप है वो आते हैं। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो भूकंप आते हैं, ये भूकंप के जो क्षेत्र है वो 3 हैं, और वो 3 कौन कौन से हमें मैप से ध्यान में रखना है, प्लस इनके क्षेत्रों के मैंने नाम बताए हैं वो नाम भी हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार इन नाम से संबंधित प्रश्न है वो ही पूछे जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अन्य भूकंप से संबंधित आपको कई चीजें हैं मैं बता रहा हूँ।